आप सबों को मेरा नमस्ते। ह्यूमन वैल्यूज़ इन मध्यस्थ दर्शन इस कोर्स में आप सबों का स्वागत है। इस कक्षा में हम लोग लक्ष्य निर्धारण हम अपना कैसे करते हैं, हम अपने गोल्स को, सब गोल्स को, इंटरमीडिएट गोल्स को कैसे तय करते हैं, उस प्रक्रिया के बारे में थोड़ा बात करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने कर्मफल सिद्धांत के बारे में बात की थी और ये कहा था कि हर कर्म का एक निश्चित फल होता है। तो निर्भ्रमता रूपी फल को पाने के लिए, निरंतर सुख रूपी फल को पाने के लिए अध्ययन और अभ्यास रूपी कर्म को करने की ज़रूरत है। मनुष्य के पास कर्म स्वतंत्रता होने के कारण, कर्म करते समय निर्णय लेने का अवसर होने के कारण सही और गलत दोनों ही प्रकार से कर्म करने की संभावना होती है। अर्थात अपने पास उपलब्ध मन, तन और धन रूपी अर्थ का सदुपयोग करने की भी संभावना होती है और दुरुपयोग करने की भी संभावना होती है। सदुपयोग पूर्वक हम विकास की ओर, जागृति की ओर गति करते हैं, जबकि दुरुपयोग पूर्वक हम ह्रास की ओर जाते हैं, जो हमारी चाहना नहीं है। एक जागृत मनुष्य को देखेंगे तो नियमों को ठीक ठीक समझे होने के कारण कर्म करते समय वो उन्हीं कर्मों को करते हैं जिनसे अपेक्षित सुख रूपी फल मिल सके। इसीलिए फल भोगते समय भी ऐसे मानव स्वतंत्र होते हैं, अर्थात अपेक्षित फलों को ही पा रहे होते हैं। तो आज हम इस पर बात करना चाहते हैं कि ये जो निर्भ्रमता रूपी फल हम पाना चाहते हैं, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, इसके लिए हम क्या सब गोल्स बनाते हैं। दूसरे शब्दों में, ये जो निरंतर सुख, निरंतर तृप्ति रूपी फल हम पाना चाहते हैं, उसके लिए सब गोल्स हम क्या बनाते हैं, इंटरिम गोल्स हम क्या बनाते हैं। तो अंतिम लक्ष्य निरंतर तृप्ति पूर्वक जीना हर मानव के लिए एक जैसा दिखाई देता है। कोई भी मनुष्य हो, निरंतर तृप्ति पूर्वक जीने की चाहना उसमें समान रूप से दिखाई देती है, एक जैसी दिखाई देती है। अंतर इस जगह पर दिखता है कि यह निरंतर तृप्ति रूपी लक्ष्य पूरा कैसे होगा, इस आधार पर हम सब गोल्स बनाते हैं। क्या क्या पा लेने से ये निरंतर तृप्ति हमको सुनिश्चित हो जाएगी, इस आधार पर हम अपने सब गोल्स बनाते हैं और उसको पाने का कोशिश करते हैं। जैसे किसी ने अगर धन को सुख के स्रोत के रूप में पहचान लिया है, तो उसका समस्त प्रयास अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने में दिखाई देता है। किसी ने पद पाने को यदि अपने निरंतर तृप्ति के स्रोत के रूप में पहचान लिया है, तो उसका समस्त प्रयास पद पाने के रूप में दिखाई देता है। इसी तरह से कक्षा में प्रथम आना, अच्छी नौकरी पाना, पर्याप्त सुख सुविधाओं का होना, संसाधन आवश्यकता से अधिक होना, ऐसे बहुत सारे लक्ष्यों को हम अपने सब गोल्स के रूप में पहचानते रहते हैं। संबंध पूर्वक जीना, परिवार में अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह करना, ठीक ढंग से अध्ययन करना, ऐसे बहुत सारे हम अपने सब गोल्स बनाते हैं। इन सब गोल्स को अगर देखें तो ब्रॉडली 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक सब गोल्स दिखाई देता है इंद्रिय संवेदनाओं को पाने के अर्थ में। तो अच्छा खाने के अर्थ में, अच्छा पहनने के अर्थ में, अच्छी इंद्रिय संवेदना मिले, देखने में, सुनने में, स्वाद में, स्पर्श में, सूंघने में, इन 5 संवेदनाओं की जगह पर कुछ अच्छा हमको मिल जाए, उससे हम सुखी हो जाएंगे। ऐसी मान्यता के आधार पर हम इंद्रिय संवेदनाओं को अपने सब गोल्स के रूप में, अंतरिम लक्ष्य के रूप में, इंटरिम गोल्स के रूप में, इंटरमीडिएट गोल्स के रूप में पहचान लेते। इसी तरह हमारी पहचान हो जाए, हमारी प्रतिष्ठा हो जाए, हमारा रिकॉग्निशन हो जाए, दूसरे हमारे साथ सम्मानपूर्वक जीने लगें, इन सब के आधार पर भी हमारा इंटरिम गोल्स तय होता रहता है। तो वो कैटेगरी यहाँ लिखी है, दूसरों से भाव पाने के आधार पर भी हम सुखी होने का प्रयास करते हुए दिखाई देते। हम का तात्पर्य मनुष्यों से है।
इसी तरह से स्वयं में सही समझ को सुनिश्चित करने, सही भाव को सुनिश्चित करने को भी इंटरिम गोल्स के रूप में पहचाना जाता है, देखा जाता है। तो जैसे अगर ब्रांडेड कपड़े खरीदने को देखें, पहनने को देखें, तो वो कहीं ना कहीं या तो इंद्रिय संवेदना से जुड़ी होती है या दूसरों से इस आधार पर हमको पहचान मिलेगी, भाव मिलेगा, सम्मान मिलेगा, इस रूप में जुड़ा होता है। तो अपने इंटरिम लक्ष्य को आप अगर देखें, इंटरमीडिएट गोल्स को अगर आप देखें, तो इनमें से किसी एक कैटेगरी में बांट सकते हैं। कुछ अच्छा खाने को मिल जाए, अच्छी गाड़ी हो जाए, इन सबों को आप देखेंगे तो इंद्रिय संवेदनाओं से जुड़ी होती है। इसी तरह से हम समझदार हो जाएं, जिम्मेदार हो जाएं, हमारा भाव ठीक हो जाए, हमारा व्यवहार ठीक हो जाए, हमारा विचार ठीक हो जाए, इस अर्थ में भी सब गोल्स दिखाई देते। इनमें से जो भी सब गोल्स हम स्वीकार लेते हैं, उसी के आधार पर हमारा पूरा जीना होने लगता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने सब गोल्स को ठीक ठीक पहचान सकें। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही बनता है कि ये सब गोल्स तय कैसे होते हैं। तो ये दिखाई देता है कि हम जिस वस्तु को भी महत्वपूर्ण मान लेते हैं, जो भी हमें अपने सुख के स्रोत के रूप में, तृप्ति के स्रोत के रूप में दिखाई देता है, जहाँ कहीं भी हमको तृप्ति की, सुख की संभावना दिखाई देती है, हमें उसकी आवश्यकता महसूस होने लगती है, उसकी ज़रूरत महसूस होने लगती है, और वही हमारा अंतरिम लक्ष्य बन जाता है। तो इस अंतरिम लक्ष्य का तय होना हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है। हम किस दृष्टि से चीज़ों का आकलन करते हैं, इस आधार पर हम किसी चीज़ को महत्वपूर्ण मानते हैं, किसी को नहीं मानते। तो अगर हमारी दृष्टि प्रिय की दृष्टि है, तो इंद्रिय संवेदनाओं में जहाँ कहीं भी अनुकूलता हमको मिलती है, उसको हम अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकार लेते हैं। अगर हमारी दृष्टि हित की दृष्टि है, तो शरीर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जहाँ कहीं भी हमको अनुकूलता मिलती है, उन चीज़ों को हम अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकार लेते हैं। अगर हमारी दृष्टि लाभ की दृष्टि है, तो जहाँ भी हमको सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं, उनका लाभ हो सकता है, कुछ धन मिल सकता है, वैसी चीज़ों को हम अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकार लेते हैं। इसी तरह से न्याय की दृष्टि होने के आधार पर संबंध पूर्वक जीना, परिवार में अपने अपेक्षित दायित्व और कर्तव्यों का निर्वाह करना, ये हमारा लक्ष्य बन जाता है। धर्म की दृष्टि होने पर पूरी प्रकृति के साथ परस्पर पूरकता का निर्वाह करना, संबंध और व्यवस्था पूर्वक जीना, हर किसी के लिए सहयोगी और पूरक हो पाना, ये हमारा लक्ष्य बन जाता है। इसी तरह से सहअस्तित्व की दृष्टि होने के आधार पर, सत्य की दृष्टि होने के आधार पर हमारा एक एक क्षण का जीना सहअस्तित्व के अर्थ में हो, संबंध और व्यवस्था के अर्थ में हो, ये हमारा लक्ष्य बन जाता है। तो सत्य की दृष्टि से जीते हुए हम हर क्षण अपने मन, तन और धन रूपी अर्थ का सदुपयोग करते हैं। इस रूप में अगर हमको मन, तन, धन रूपी अर्थ का सदुपयोग करने की आवश्यकता महसूस होती है, तो वही हमारा लक्ष्य बन जाता है। तो अपनी दृष्टि के आधार पर ही हम चीज़ों का आकलन करते हैं। तो अगर किसी की दृष्टि में मीठा खाना उसके लिए सुख का स्रोत है, तो मीठी वस्तुओं को पाना उसका लक्ष्य बन जाता है। दूसरी तरफ अगर किसी को तीखे भोजन का स्वाद पसंद है, तो तीखा भोजन पाना उसका लक्ष्य बन जाता है। किसी को ब्रांडेड कपड़े पसंद हैं, तो ब्रांडेड कपड़े पहनना और उसको खरीदना, ये हमारा लक्ष्य बन जाता है। तो ये दिखता है कि हमारी दृष्टि में भेद होने के कारण वही दृश्य किसी को बहुत आकर्षित करता है और किसी को नहीं करता। तो जिनको मीठा पसंद है, उनके लिए मीठी वस्तु आकर्षित करती है, लेकिन जिनको वो पसंद नहीं, उसको वो आकर्षित नहीं करता। तो वस्तु एक होने के बावजूद भी हमारी दृष्टि में भेद होने के कारण, हमारी दृष्टि अलग अलग होने के कारण, हम उसी एक वस्तु का, उसी एक दृश्य का अलग अलग प्रकार से दर्शन करते हैं।
तो दृश्य और दृष्टि इन दोनों के योगफल में दर्शन की क्रिया होती है। तो हमारा देखना या समझना ये बाहर की वस्तु पर या दृश्य पर भी निर्भर करता है, साथ साथ हमारी अपनी दृष्टि पर, देखने के नज़रिए पर, मूल्यांकन करने के तरीके पर भी निर्भर करता है। तो अगर हमारी लाभ की दृष्टि है तो हम एक तरह से मूल्यांकन करते हैं, अगर हमारी न्याय की दृष्टि है तो हम दूसरी तरह से आकलन करते हैं। तो अगर लाभ की दृष्टि के आधार पर देखें तो खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट करके भी यदि हमको लाभ होता है तो वो हमारा लक्ष्य बन जाता है। लेकिन अगर न्याय की दृष्टि से देखें, दूसरे मनुष्य को हम अपने संबंधी के रूप में देख पा रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ महसूस कर पा रहे हैं, इस रूप में उसके स्वस्थ रहने के लिए हमारा कंसर्न होता है, हमको उसकी ज़रूरत महसूस होती है, तो फिर मिलावट की जगह शुद्ध वस्तुओं को उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य बन जाता है। तो दृश्य और दृष्टि इन दोनों के योगफल में दर्शन की क्रिया होती है। अगला प्रश्न ये बनता है कि हमारी जो दृष्टि है ये कैसे बनती है। तो हम अगर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, तो उसको दर्शक के रूप में पहचाना गया है। दर्शक का तात्पर्य है देखने वाला, समझने वाला। तो हर दर्शक अपनी दृष्टि के साथ ही दृश्य का दर्शन करता है, और दर्शक का तात्पर्य अंततोगत्वा मानव, और मानव में भी जीवन से है। तो जीवन में अगर हमारी दृष्टि को देखें, हमारी दर्शन क्षमता को देखें, तो वो हमारे आज के संस्कार पर निर्भर करती है। संस्कार का तात्पर्य हमारी स्वीकृतियों पर निर्भर करती है। जिन चीज़ों को भी हमने महत्वपूर्ण मान लिया है, अपने सुख का स्रोत मान लिया है, उस आधार पर हम देखने का काम करते हैं। तो हमारी स्वीकृतियाँ मान्यता पर आधारित भी हो सकती हैं, संवेदनाओं पर आधारित भी हो सकती हैं, समझ पर आधारित भी हो सकती हैं। समझ पर आधारित स्वीकृतियों के आधार पर जब हम देखते हैं तो हमारा देखना ठीक होता है। हम वास्तविकताएं जैसी हैं उसको वैसा ही देख पाते हैं। लेकिन वहीं यदि मान्यता और संवेदना के आधार पर हमारी स्वीकृतियां हैं, उस दृष्टि के साथ हम आकलन कर रहे हैं, तो ये आवश्यक नहीं है कि हम वास्तविकताओं को ठीक ठीक देख पाएं। हमारा संस्कार किन बातों पर निर्भर करता है, उस पर अगर देखें तो दो महत्वपूर्ण घटक हैं जिन पर वो निर्भर करता है। एक हमारा अध्ययन और दूसरा वातावरण। अध्ययन का तात्पर्य स्वयं में जांच परख करने से है, बार बार इस मनन को कर पाने से है, इस ऑब्जर्वेशन को कर पाने से है कि वास्तव में मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण नहीं है, वास्तव में मैं कब सुखी होता हूँ, कब नहीं होता हूँ। इन बातों की ठीक ठीक जांच परख करना और अस्तित्व की एक एक वास्तविकताओं को ध्यान दे करके समझना, इसको अध्ययन के रूप में पहचाना गया है। तो अध्ययन पूर्वक हम वास्तविकताओं को ठीक ठीक देख पाते हैं। इस आधार पर हमारी स्वीकृतियाँ सही के अर्थ में व्यवस्थित होती हैं। तो अगर हम मानव को जीवन और शरीर के सहअस्तित्व के रूप में देख पाते हैं, इस रूप में बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि को आवश्यकता के रूप में पहचान पाते हैं, और बौद्धिक समाधान को सुनिश्चित करने के अर्थ में जीवन क्रियाओं को समझने का काम करते हैं, तो इस रूप में हमारी स्वीकृतियाँ व्यवस्थित होने लगती हैं अस्तित्व की वास्तविकताओं के अर्थ में। इसी तरह से हमारे संस्कार का एक बड़ा भाग वातावरण पर भी निर्भर करता है। तो मैं बार बार इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को ये उदाहरण देता रहता हूँ कि घर पर जब हम 12th तक रह रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, हमारे एक तरह के संस्कार होते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज के वातावरण में जब हम आते हैं तो यहाँ के वातावरण में, दोस्तों की परस्परता में, हम बहुत सारे वैसे नए संस्कारों को सीख लेते हैं जो हमारे में पहले से नहीं होता है। तो वातावरण में अगर देखें तो प्राकृतिक वातावरण की तुलना में मानवकृत वातावरण प्रमुख है। प्रमुख होने का तात्पर्य जो हमारे संस्कारों को प्रधान रूप से प्रभावित करता है। तो मनुष्य मनुष्य की परस्परता में जीते हुए ही हमारे संस्कार प्रधान रूप से प्रभावित होते हैं।
और उसमें भी अगर स्पेसिफिकली देखने जाएं तो शिक्षा और व्यवस्था, ये दो भाग दिखते हैं जो हमारे संस्कार को प्रधान रूप से प्रभावित करते हैं। तो अगर मानवीय शिक्षा संस्कार का कार्यक्रम समाज में उपलब्ध हो तो हर बच्चे के संस्कार में गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है, सुधार हो सकता है। इसी तरह से अगर मानवीय व्यवस्था उपलब्ध हो तो हर बच्चे को अध्ययन और अभ्यास को सटीकता से करने की अनुकूलता मिल सकती है। इस रूप में मानवकृत वातावरण जो प्रधानतः शिक्षा और व्यवस्था के रूप में दिखाई देता है, ये संस्कारों में गुणात्मक परिवर्तन के लिए, संस्कारों को व्यवस्थित करने के लिए महत्वपूर्ण घटक है। अध्ययन और वातावरण, इन दोनों में भी देखने जाएं तो अध्ययन की प्रधानता है। तो जैसे इस कक्षा में देखें तो आप सभी बच्चों के लिए वातावरण एक जैसा है, लेकिन आप इन बातों को कितना समझ पाते हैं, कितना नहीं समझ पाते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी गहराई और गंभीरता से अध्ययन के काम को करते हैं। अध्ययन के काम को नहीं करने से वातावरण अनुकूल होने के बावजूद भी हम उस अवसर का लाभ नहीं ले पाते, हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। इसलिए अध्ययन और वातावरण, इन दोनों में भी देखने जाएं तो अध्ययन की प्रधानता है। अगली बात हम लोग ये करना चाहते हैं कि ये जो हम लक्ष्य निर्धारण करते हैं तो इसके क्या ब्रॉड कैटेगरीज हैं और किन किन चीज़ों से ये प्रभावित होता है। तो एक तो दिखता है कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के अर्थ में कुछ लक्ष्य बनाते हैं। तो स्व का तात्पर्य स्वयं से है, तो स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा करने के अर्थ में हम कुछ लक्ष्य बनाते हैं। जैसे अपनी भोजन की आवश्यकता को पूरी करने के लिए, अपने वस्त्र की आवश्यकता को पूरी करने के लिए, घर की आवश्यकता को पूरी करने के लिए, इस रूप में भोजन सुनिश्चित करना, घर सुनिश्चित करना, ये सब हमारे लक्ष्य बन जाते हैं। पर का तात्पर्य दूसरे से है, तो परिवार में, परिवार समूह में, कुटुंब में दूसरों की आवश्यकता को पूरा करने के अर्थ में भी हम कुछ लक्ष्यों को बनाते हैं। तो जिनको भी हम अपने संबंधी के रूप में स्वीकार लेते हैं, उनकी सुविधा की आवश्यकता को पूरा करने के अर्थ में, उनमें समझ को विकसित करने में सहयोग करने के अर्थ में भी हम लक्ष्य बनाने का काम करते हैं। इसी तरह से एक तीसरा कारण परिस्थिति दिखाई देता है, उस समय की स्थिति परिस्थिति और वातावरण दिखाई देती। जैसे आज अगर धरती की स्थिति परिस्थिति को देखें तो प्रदूषण जैसी समस्याएं, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं, संबंधों में बिखराव की समस्याएं, मनुष्य की परस्परता में भय की समस्याएं जितनी अधिक हैं शायद पहले नहीं थी। इस रूप में प्रदूषण को समाप्त करना, ग्लोबल वार्मिंग से छुटकारा पा पाना, मनुष्य की परस्परता में संबंध को सुनिश्चित कर पाना, अभय के वातावरण को सुनिश्चित कर पाना, ये वर्तमान स्थिति परिस्थिति में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बन जाता है। तो अगर अपने लक्ष्य को देखें तो स्वयं की आवश्यकता को पूरा करने के अर्थ में, दूसरों की आवश्यकता को पूरा करने के अर्थ में तथा वर्तमान स्थिति परिस्थिति, इन तीनों से प्रभावित होती हुई दिखाई देती है। इस रूप में जब हम स्वयं की आवश्यकता को प्रधान मानते हैं और दूसरों की आवश्यकता को गौण मानते हैं तो ऐसे लक्ष्य को स्वार्थ के रूप में पहचाना गया है, जहां हम अपनी सुख सुविधा की ज़रूरतों को ही प्रधान रूप से ध्यान देते हैं, दूसरों की सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसी प्रवृत्ति को स्वार्थ की प्रवृत्ति के रूप में पहचाना गया है। स्वार्थ की प्रवृत्ति के तहत जीते हुए हम असामाजिक होते हैं, दूसरों के साथ संबंध और व्यवस्थापूर्वक नहीं जी पाते हैं, क्योंकि हमारा अपनी आवश्यकता को पूरा करने पर ही ध्यान होता है, दूसरों पर नहीं होता। परार्थ के आधार पर लक्ष्य बनाने से हम दूसरों की आवश्यकता को वरीय मानते हैं, प्रधान मानते हैं, अपनी आवश्यकता को गौण मानते हैं। जैसे सामान्य रूप से परिवार में अगर जीते हुए देखें तो एक माँ जब भोजन बनाती है तो बच्चे को पहले खिलाती है, खुद बाद में खाती है। कुछ भी अच्छा अगर उसके पास देने के लिए हो तो बच्चा उसके लिए पहली वरीयता में होता है,
खुद को दूसरी वरीयता में रखती है। ऐसे लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया को परार्थ के रूप में पहचाना गया है, जहाँ दूसरे की आवश्यकता को हम प्रधान रूप से ध्यान रख रहे हैं। परमार्थ का तात्पर्य सर्वशुभ को ध्यान में रख करके, सहअस्तित्व को ध्यान में रख करके, पूरी मानव जाति को ध्यान में रख करके, पूरी प्रकृति को ध्यान में रख करके निर्धारित किए गए लक्ष्य से। तो परमार्थ पूर्वक जीने से सर्वशुभ सुनिश्चित होता है, हर मानव का शुभ सुनिश्चित होता है। तो सही अर्थों में देखेंगे तो स्वार्थ पूर्वक जीने से हम अपने में भी तृप्ति को नहीं सुनिश्चित कर पाते, बल्कि अंतर विरोध में, उलझनों में घिरे रहते हैं। तो सही अर्थों में अगर निरंतर तृप्ति रूपी स्वार्थ को देखेंगे तो वो तो परमार्थ के साथ ही पूरा होता है। सही अर्थों में अगर निरंतर तृप्ति रूपी स्वार्थ को देखने जाएं तो सर्वशुभ के अर्थ में जीने में, संबंध और व्यवस्था पूर्वक पूरी प्रकृति के साथ जीने में ही हमारा स्वयं का निरंतर तृप्ति पूर्वक जीना हो पाता है। और जब हम संबंध और व्यवस्था पूर्वक जीते हैं तो दूसरे मनुष्य का भी हम ध्यान रखते ही हैं। इस रूप में परार्थ भी सफल होता है। तो जब हम सही अर्थों में जीने जाते हैं तो स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ, इन तीनों में कोई भी अंतर विरोध नहीं होता है, कोई भी मतभेद नहीं होता है, बल्कि ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए महसूस होते हैं। और ये दिखता है कि सही अर्थों में स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ ये तीनों वस्तुतः एक ही वास्तविकता को इंगित करते हैं। और जब हम परमार्थ के अर्थ में जीते हैं, सर्वशुभ के अर्थ में जीते हैं, तो उसमें स्वयं का शुभ और दूसरों का शुभ ये दोनों समाया हुआ ही होता है। तो लक्ष्य को तय करते समय और ख़ास करके ये जो इंटरिम गोल्स, सब गोल्स हम बनाते हैं, इसको तय करते समय होशपूर्वक ये जांच परख करना ज़रूरी है कि वो वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं। ये वस्तु सिर्फ हमको अच्छी लग रही है या वास्तव में मेरे लिए अच्छी है। ये हमें सुख के स्रोत के रूप में भास रहा है, महसूस हो रहा है, या वास्तव में मेरे सुख का स्रोत है। इन बातों की जांच परख इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि एक बार अगर हम अपने सब गोल्स को पहचानने में ही, अपने इंटरिम लक्ष्य को पहचानने में अगर गलती कर दिए तो हमारा सारा कार्यक्रम गलत हो ही जाता है। फिर कितनी भी निष्ठा से हम प्रयास करें, कितनी भी तत्परता से हम प्रयास करें, कितनी भी निष्ठापूर्वक हम उस रास्ते पर चलें, उपलब्धि हासिल नहीं होती। ये ऐसे ही है जैसे अगर हम दिल्ली जाने के बदले कलकत्ता जाने की ट्रेन में बैठ जाएं, तो ट्रेन कितनी भी अच्छी हो, उसकी स्पीड कितनी भी अच्छी हो, लेकिन हम पहुंचेंगे आखिरी में कलकत्ता ही, ना कि दिल्ली। तो ये समझ में आता है कि लक्ष्य के रूप में अगर एक बार हमसे चूक हो गई, गलती हो गई, तो फिर प्रक्रिया को हम कितनी भी निष्ठा से करें, कितनी भी तत्परता से करें, उपलब्धि नहीं होती। इसलिए बार बार ये जांच करके देखने की ज़रूरत है कि हम अपने लक्ष्य को किस दृष्टि के साथ तय कर रहे हैं, प्रिय हित लाभ की दृष्टि के साथ या न्याय, धर्म और सत्य की दृष्टि के साथ। तो संबंध की दृष्टि के साथ, व्यवस्था की दृष्टि के साथ, सहअस्तित्व की दृष्टि के साथ जब हम अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तो हम उसको ठीक ठीक पहचान पाते हैं। वहीं दूसरी ओर सिर्फ प्रिय हित लाभ के आधार पर जब हम निर्णय लेते हैं तो उसके सही और गलत दोनों ही होने की संभावना होती है। तो सही अर्थों में जीने को देखेंगे तो न्याय, धर्म, सत्य के आधार पर निर्णय लेना और उससे नियंत्रित प्रिय हित लाभ का होना, इस आधार पर हमारे निर्णय सही होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। कि न्याय की दृष्टि के साथ, संबंध की दृष्टि के साथ, व्यवस्था की दृष्टि के साथ, सहअस्तित्व की दृष्टि के साथ हम अपने गोल्स को तय करते। तो दो या दो से अधिक चीज़ों में मुझे किसको चुनना है, इसको मैं इस आधार पर तय करता हूँ कि संबंध पूर्वक जीने के दृष्टिकोण से क्या ठीक है, प्रकृति की परस्पर पूरकता को, व्यवस्था को बनाए रखने के दृष्टिकोण से क्या ठीक है, और ये जो अस्तित्व सहअस्तित्व पूर्वक है उस सहअस्तित्व के निरंतर प्रमाणित होने के दृष्टिकोण से क्या ठीक है। इसको केंद्र में रख करके, इसको बेस में रख करके हम आवश्यकता अनुसार प्रिय, हित और लाभ की दृष्टि का भी प्रयोग करते हैं।
पर यही प्रिय हित लाभ की दृष्टि अब हमारे निर्णय का मुख्य आधार नहीं होती है। ये बात पर बार बार जांच परख करके देखा जाए, क्योंकि लक्ष्य निर्धारण एक महत्वपूर्ण बात है। अपने सब गोल्स को पहचान पाना, इंटरमीडिएट गोल्स को पहचान पाना, ये महत्वपूर्ण है। और ये जांच परख बार बार इसलिए होना ज़रूरी है कि हम देख सकें कि ये जो निरंतर तृप्ति रूपी हमारा अंतिम लक्ष्य है, ये हमारे सब गोल्स हमको उस ओर ले जा रहे कि नहीं ले जा रहे। तो सारांश के रूप में देखेंगे तो ये बात जो हम लोगों ने शुरू की थी कि जो भी हमको अपने सुख के तृप्ति के स्रोत के रूप में दिखाई देता है, उसकी हमको आवश्यकता महसूस होने लगती है, वो हमारा लक्ष्य बन जाता है। क्या चीज़ हमको महत्वपूर्ण लगेगी, ये हमारी दृष्टि पर, हमारे मूल्यांकन के नज़रिए पर निर्भर करता है। तो दृश्य और दृष्टि, इन दोनों के योगफल में दर्शन की क्रिया होती है। और हमारी दृष्टि, हमारी दर्शन क्षमता, हमारा देखने का नज़रिया, हमारा मूल्यांकन क्षमता हमारे संस्कार पर निर्भर करता है, हमारी स्वीकृतियों पर निर्भर करता है, जो वातावरण और अध्ययन इन दोनों पर आधारित है। और आखिरी बात हम लोगों ने ये की थी कि लक्ष्य को अगर देखेंगे तो स्वयं की आवश्यकता को पूरी करने के अर्थ में, दूसरों की आवश्यकता को पूरी करने के अर्थ में, और वर्तमान स्थिति परिस्थिति के संतुलित और व्यवस्थित रहने के अर्थ में हम लक्ष्य का निर्धारण करते हैं। और सही अर्थों में अगर हम सहअस्तित्व के अर्थ में अपने लक्ष्य को तय करते हैं तो स्वयं का शुभ, सर्वशुभ, दूसरे का शुभ, ये सभी सुनिश्चित हो जाता है। क्योंकि सहअस्तित्व के अर्थ में जीने से हम हर क्षण सर्वशुभ के अर्थ में जीते हैं, और इस सर्वशुभ में स्वयं का शुभ और दूसरों का शुभ समाया हुआ ही होता है। तो अगली कक्षा के पहले ये दो बातों की जांच परख की जाए। एक तो आप अपने लिए जांच परख करके देखें कि आप अभी जिन गोल्स को भी बनाए हैं, जिन सब गोल्स को भी अपने लिए पहचाने हैं, जिन चीज़ों को भी अपना लक्ष्य बनाए हैं, उसके आधार में प्रिय, हित और लाभ की दृष्टि है या न्याय, धर्म और सत्य की दृष्टि है। दूसरा, इस बात को भी जांच परख करके देखा जाए कि जब हम प्रिय, हित, लाभ की दृष्टि के आधार पर अपने लक्ष्य को बनाते हैं, तब हमको निरंतर तृप्ति मिलती है, निरंतर सुख मिलता है, या जब हम न्याय, धर्म और सत्य को आधार में रख करके लक्ष्य बनाते हैं, तब हमको निरंतर तृप्ति मिलती है। तो इस बात की जांच परख करके देखा जाए। ये दो बातों की जांच परख हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगली कक्षा में हम ये जो गोल्स और सब गोल्स को पहचानने की प्रक्रिया के बारे में हम लोगों ने बात किया, इसको थोड़ा और विस्तार करके देखना चाहेंगे कि ब्रॉडर कैटेगरी कौन कौन सी है जिसमें हम इन गोल्स को बांट सकते हैं, और कैसे हम अपने सब गोल्स को, इंटरमीडिएट गोल्स को, इंटरिम गोल्स को ठीक ठीक पहचान सकें, सुनिश्चित कर सकें। इस पर हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।